बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस चैप्टर के दो हिस्से थे, एक था मैट्रिक्स से रिलेटेड, दूसरा था डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। अभी हमारा पहला हिस्सा चल रहा है और पहले हिस्से के अंदर हमने पहले तो ये देखा कि जो कालब होता है वो है क्या बेसिकली, फिर कालब की अक़साम कितनी है, फिर कालबों के ऊपर जो ऑपरेशन और अवामिल होते हैं वो कौन से हैं, उसके अंदर हमने जमा पढ़ा, फिर तफरीक पढ़ा, ट्रांसपोज पढ़ा। ये था एक शरिया 3 तक हमारी प्रैक्टिस। अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.4। लेकिन 1.4 जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, वो किस चीज़ की है, और उस टॉपिक का नाम है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी अब हम पढ़ेंगे कि अगर दो कालबों को ज़रब देनी हो तो कैसे ज़रब देते हैं, कौन सी ऐसी वो शरायत हैं कि जिनको हम पूरा करें तो दो कालबों की ज़रब हो सकती है। जिस तरीके से जमा का देखा कि कौन से कालब जमा हो सकती हैं, उसी तरह से अब हमने देखना है कि कौन से कालब ऐसे हैं जो ज़रब के लिए वैलिड हैं और उनकी ज़रब हो सकती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ज़रब के कौन कौन से कवानीन हैं, जैसे कानून मुबादला, कानून तलाज़ुम, कानून तक़सीमी। तो हमने देखना है क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं ज़रब के अंदर, कालबों की ज़रब की बात कर रहा हूँ। क्या जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड करता है या नहीं करता, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो कालब हैं, कालबों की जो ज़रब है वो कैसे होती है। ज़रब का असूल समझने से पहले मैं यहाँ पे दो कालब लिखता हूँ और फिर हम बात स्टार्ट करते हैं क्या उनकी ज़रब हम दे सकते हैं या नहीं। एक कालब है, एक कालब के अंदर जो कीमत है वो है 2 3 0 -5, ठीक है। और इसके साथ दूसरा कालब है एक बी, 1 2 3 जी। अब बात यह है क्या ए को बी से ज़रब दे सकते हैं, कैसे देनी है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएंगे, देखेंगे अपने इल्म के ज़रिए क्या इन दोनों की ज़रब मुमकिन भी है या नहीं। तो भाई ऐसा कौन सा मेथड है, फिर हमें भी बता दें। चलें जी, बात करते हैं उस मेथड की। सबसे पहले तो आपने दोनों जो मैट्रिक्स हैं, दोनों कालब हैं, उनका ऑर्डर लिख लेना है, मर्तबा। मर्तबा किसको कहते हैं? मर्तबा कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जनरली जो कालबों की कितारें होती हैं उनको m से ज़ाहिर किया जाता है और उनकी जो कॉलम होते हैं उनको n से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक हो गया। ये पहले कालब का ये वाला मर्तबा है, ये दूसरे कालब का मर्तबा है, ये ऑर्डर है, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में सेम होगी तो हम ज़रब दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। तो मैं एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर में, नोट कीजिएगा। अगर पहले कालम के कालम, ये चीज़ यानी ये पहला कालब है, इसके कॉलम और जो दूसरा कालब होगा उसकी कितारें, ये दो चीज़ें अगर एक जैसी आ जाती हैं तो फिर ज़रब मुमकिन होगी, अदरवाइज़ नहीं। अब इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं ए का, तो ए के अंदर कितारों की तादाद है 2। कितारें कौन सी होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उसकी, ये वाली 2 है, लिहाजा इसका ऑर्डर बन गया 2 बाई, कालम कितने हैं? वो भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 बाई 2। जबकि बी का ऑर्डर देखें तो बी के ऑर्डर के अंदर क्या है, एक कितार है, 3 कॉलम है, तो इसका ये बन गया 1 बाई 3। तो हमने अभी बात की कि ज़रब देने के लिए हमने देखना है क्या पहले के कालम और दूसरे की कितारें बराबर हैं। यहाँ तो 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, बराबर नहीं है, लिहाजा ए ज़रब बी इज़ इम्पॉसिबल। ए क्रॉस भी लिख लें या ए भी लिख लें अकेला, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये ज़रब मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का जो चीज़ मुश्तरक या एक जैसी होनी चाहिए वो है नहीं। ओके, फिर कैसे होगी? एक मिसाल और लेते हैं कि एक्स कोई कॉलम है, 2 1 एंड 3, और दूसरा कोई वाई कालब है,
1 0 2। अब इनकी ज़रब चेक करनी, क्या ज़रब मुमकिन है या नहीं, जस्ट मुमकिन है या नहीं, कैसे करनी वो बात की बात है। हम इनके मुमकिनात चेक करते हैं, क्या x ज़रब y मुमकिन है या नहीं। तो देखें, पहले हमने इनके ऑर्डर्स लिखने हैं। ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम। x की बात करें तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। y की बात करें तो इसमें 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। 3 रोज़ कैसे हैं, 1 2 3, 3 रोज़ और 1 कॉलम। इनके दरमियान वाली चीज़ यानी पहले के कॉलम दूसरे की कितारें बराबर हैं भाई, 3 3। अब इनकी ज़रा मुमकिन है तो हम कह देंगे यस देयर मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। यस पॉसिबल है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि कब दो कालबों की ज़रब मुमकिन है। पहले के कालम दूसरे की कितारें अगर एक जैसी आ जाएं तो उनकी ज़रब मुमकिन होगी, अगर एक जैसी ना आए तो फिर मुमकिन नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि जो रिज़ल्ट के तौर पे जो कालब हमें मिलेगा, ज़रब अगर हो गई तो उसके बाद जो नया कालब बनेगा जवाब के तौर पर, उसका ऑर्डर क्या होगा। एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि ए और बी को आप ज़रब दे रहे हैं, ज़रब मुमकिन भी हो गई है, तो फिर उनका ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखिए, ये जो चीज़ें बच गई थी, ये दो, पहले की कितारें दूसरे के कॉलम, इनको आपस में ज़रब दे दें m बाई n, तो ये उस कालब का मर्तबा होगा कि जिसको आप ज़रब दे के जवाब के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं कि जवाब है आपका। ठीक हो गया। अब जो नीचे x और y को ज़रब दी हमने, तो इसमें देखें जो रिज़ल्ट के तौर पर आखिर में जो कालब बनेगा, पहले की कितार 1 है, दूसरे का कॉलम 1 है, तो वो जो नया कालब बनेगा ज़रब के बाद उसका ऑर्डर होगा 1 बाई 1। ठीक हो गया। दो चीज़ें पढ़ी हैं इस टॉपिक के अंदर। एक तो ये पढ़ी हमने कि हाउ टू फाइंड कि कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो सकता दूसरे मैट्रिक्स के साथ, और अगर हो रहा है तो फिर उसका जो रिजल्टेंट है, जो रिज़ल्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं, लेकिन उससे पहले हम ये जो चीज़ पढ़ी है इसको अप्लाई करते हैं और 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल में से कौन से ज़रब के लिए काबिल हैं। पहला पार्ट, जैसा कि अभी हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि किसके हम ज़रब दे सकते हैं, पहले के कॉलम देखने हैं, दूसरे की कितारें देखनी है। इस केस के अंदर अगर मैं पहले जो कालब है उसकी कितारें देखूं, कॉलम देखूं, तो उसके कॉलम 2 हैं, दूसरे की कितारें 2 हैं, तो ये 2 और ये 2 बराबर हैं, लिहाजा इन दोनों की ज़रब मुमकिन है। ये कन्फर्मेबल हैं भाई ज़रब के लिए। दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, पहले के कॉलम देखने हैं और दूसरे की कितारें देखनी है। ठीक है, ये भी दो सेम है, लिहाजा ये ज़रब के काबिल हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें तो इसमें एक कॉलम है पहले में, दूसरे में 2 रोज़ हैं, तो ये बराबर नहीं है, लिहाजा इनकी ज़रब मुमकिन नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम फोर्थ पार्ट में, पहले के कॉलम देखने हैं और दूसरे की कितारें देखनी है। जी बिल्कुल, ये दो बराबर हैं, लिहाजा इनकी ज़रब मुमकिन है। पाँचवें के अंदर आ जाएं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 1 2 और तीसरी रो ये सेम है, लिहाजा इनकी ज़रब मुमकिन है। सिर्फ एक पार्ट ऐसा था, पार्ट नंबर 3, कि जिसकी ज़रब मुमकिन नहीं थी, वजह हमने बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ़ ए बी, दो कालब दिए हुए हैं, फाइंड ए ज़रब बी, यानी पहले ए रखना है बाद में बी रखना है, और फिर कह रहा है बी पहले रखें ए बाद में रखें, यानी दो पार्ट्स हैं, इनको ज़रब दें, और ब्रैकेट में बड़ी अहम बात लिखी हुई है इफ़ पॉसिबल। ये जो बात इफ़ पॉसिबल है इसकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ, और ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं यहाँ से उठा के हम इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता हो कि आखिरकार ज़रब देनी कैसे है। ये तो हमने सीख लिया कि ज़रब कब मुमकिन होगी। अगर मुमकिन हो तो उसके बाद फिर ज़रब का प्रोसेस या जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर दो मैट्रिसेस गिवन है। एक मैट्रिक्स जो है कॉलम वो है ए, उसका नाम, और उसकी कीमत है जी 3, 0, -1 और 2। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम है जिसका नाम बी है और बी की कीमत मौजूद है, वो है 6 और 5। ये दो कॉलम मौजूद हैं और दो पार्ट्स हमें बता दिए गए क्वेश्चन के और कहा गया कि फाइंड करें। पार्ट नंबर 1 में कहा गया कि ए और बी का हासिल ज़रब, और दूसरा पार्ट है बी और ए का हासिल ज़रब, यानी पहले बी आएगी और बाद में ए मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इन दोनों का हासिल ज़रब, और इधर साथ में एक इजाफी नोट लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। इसका क्या मतलब है, क्यों ये बात कही गई है, इसके बारे में हमने अभी गुफ्तगू करनी है। पहले हम लेफ़्ट साइड पे जो पार्ट नंबर 1 है इसको हल करते हैं। ए को बी से ज़रब देते हैं और देखते हैं कि ए और बी का हासिल ज़रब कैसे निकलेगा और तरीक़ाकार क्या होगा ज़रब देने का। जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है कि पहले ए कालब है उसके बाद बी कालब है, तो हमने जस्ट इनकी कीमतें लगानी। कीमतें ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। ए की कीमत है जी 3, -1, 0 और 2। ये कीमतें आ गई हैं ए की, और उसके साथ कीमत आएगी बी की। बी क्या है, 6 और 5। एक दफ़ा तो जैसे हमें स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था, पहले ए बाद में बी, हमने वही पुट कर दिया, पहले ए बाद में बी। अब इनकी ज़रब कैसे होगी और कैसे हमने एक रो को पकड़ना है और दूसरे कॉलम से ज़रब देना है, तो मैं ये आपको बता दूं, ये एरो है और ये एरो है। ठीक है, यानी आपने ये वाला एरो याद रखना है, एक एरो ऐसे और दूसरा एरो ऐसे। जब भी ज़रब होगी तो आपने ये वाला एरो याद रखना है, पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये वाला एरो। इस तीर लगाने का मकसद क्या है? तीर लगाने का मकसद ये है कि आप एक पकड़ेंगे की तार को, उसको कॉलमों से ज़रब दे देंगे एक एक करके। यानी अज़ान का टाइम है। एरो लगाने का मकसद ये है कि ये जो हेड है सिरा तीर का, और इधर जो तीर के सिरे के साथ है ये आपस में ज़रब होंगे, और ये जो टेल वाली साइड है ये आपस में ज़रब होगी और दोनों का मजमूआ आएगा। ब्रैकेट 3 6 से ज़रब होगा तो 18। ठीक है, और इसमें जमा हो जाएगा 5 ज़रब 0 0, यानी एक ही एरो के साथ टर्म्स को इकट्ठा लिखना है। फिर उसके बाद है दूसरी, यानी ये वाला एरो, इधर मैं लगा देता हूँ ये एरो, दूसरी रो, और ये जो कॉलम दूसरी साइड पे है। अब ये वाली जो चीज़ है -1, ये 6 से ज़रब होगी, 6 - 1 इज़ -6, और फिर 2 ज़रब 5 10, यहाँ तक ज़रब होगी। अब इसको हमने कर देना है जमा और तफरीक, और लास्ट स्टेप निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा, दिस इज़ इक्वल 18 जमा 0 18, और माइनस का 6 है, जमा का 10 है, बाकी 4 रह गया, और ये आ गया 18 और 4। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हमने ज़रब मालूम कर ली है। ज़रब का तरीका रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने पहली रो पकड़नी है, उसको जितने भी कॉलम होंगे उनके साथ 1 बाई 1 ज़रब देते जाना है। इधर लकीली था ही एक, इसलिए एक ही कॉलम के साथ ज़रब दिए। फिर उसके बाद अगली रो पकड़नी है और इधर अगली लाइन में आ जाना है, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, फिर आगे जितने कॉलम होंगे उनके साथ ज़रबें देते जाना है अलग-अलग। एक एरो है और इधर भी एक एरो है, तो इसकी रकमें जमा होंगी। जैसे ही दूसरा एरो आएगा फिर वो रकम अलहदा हो जाएगी। तो ये ए का बी के साथ ज़रब हो गया, और यही ज़रब करने का तरीक़ाकार है। उसके बाद है जी बी का ए के साथ ज़रब।
और ब्रैकेट में साथ लिखा भी हुआ है कि इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। मुमकिन के लिए क्या है, पहले मैं लिखता हूँ बी की कीमत 6, 5 और उसके बाद मैं लिखता हूँ जनाब ए की कीमत 3, -1, 0 और 2, ये वाली चीज़। ठीक है, अब इसमें हमने चेक करना है क्या पहले के कॉलम और दूसरे की कितारें बराबर हैं या नहीं। इसके अंदर एक कॉलम है, इसके अंदर 2 कितारें हैं, बराबर नहीं है, लिहाजा इसकी ज़रब ही मुमकिन नहीं है। तो हम क्या देंगे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ इम्पॉसिबल। लें जी, मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल। जो हमारा क्वेश्चन था ये ख़त्म हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने ये बताना था कि इसकी हासिल ज़रब क्या आएगी। पहले हमने ज़रब का तरीका सीखा, फिर उसके बाद हमने ज़रब मालूम की और ये ज़रब के बारे में बुनियादी इल्म था जो हम हासिल कर चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे कि अगर बड़े कालब आ जाते हैं तो उनको ज़रबें कैसे देनी है और फिर ज़रबों के कानून कौन से हैं। फिर उसके बाद कवानीन के बाद हमने पढ़ना है मज़ीद ज़रब की फ़ॉर्म में ट्रांसपोज़ और इन्वर्स की फ़ॉर्म में जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह जितना भी चैप्टर हमारा रहता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।